नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन के निवेश कार्यक्रम में मैं अतुल दुबे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम लोगों का माहौल टैक्स, बैंकिंग, इन सब में जो है विशेष कर हम ध्यान देते हैं, जिससे हम निवेश करके आने वाले समय में आर्थिक सुदृढ़ता को प्राप्त करें, फाइनेंशियली फ्री हो सके। इन सब चीज़ों से संबंधित चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं दिलीप नेमा जी, जो बाजार विशेषज्ञ हैं, और ओपी बुधौलिया सर, जो कि रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं और बैंकिंग में इनकी अच्छी पकड़ रही है। इनके अनुभव का लाभ आज हमारे दर्शक ले सकेंगे। और दर्शकों, आप जो हमसे सीधे संपर्क करने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-233-0040 और हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049 पर सीधे संपर्क करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उनके बारे में सही राय आपको प्रदान करेंगे। तो चलिए हम चर्चा को आरंभ करते हैं। ओपी बुधौलिया सर, आपसे जनरली आम जन के लिए निवेश, क्योंकि देखिए सभी की ख्वाहिश रहती है कि हम पैसा निवेश करें या निवेशित रहें, तो निवेश को समझे किस प्रकार से आम जन? इस चर्चा का बहुत ही सुंदर प्रश्न है जो आपने शुरुआत की है जी। किसी भी कार्य को करने के पहले हमें उसकी महत्ता और उसके उद्देश्य का समझना जरूरी है। जब बात होती है निवेश की, तो निवेश हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो धन है, हमारी जो संपत्ति है, उसका अवमूल्यन ना हो, उसकी वैल्यू में कमी ना हो, जिसको आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि आपकी खरीद करने की क्षमता कम ना हो, परचेजिंग पावर कम ना हो। अगर आप उसको और सरल तरीके से देखेंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक कॉन्सेप्ट होता है कि समय के साथ पैसे की कीमत में कमी हो जाना, उसकी कीमत को हमें बढ़ाना है। हाँ। तो उस बढ़ाने के लिए हमें निवेश करना पड़ता है। निवेश करेंगे फिर अलग अलग सेगमेंट्स में, तो आपकी उसकी परचेजिंग पावर मेंटेन रहेगी और वैल्यू बरकरार रहेगी। तो निवेश का अर्थ आपके शब्दों में ये निकल करके आया है कि हम किस प्रकार से निवेशित करें जिससे हमारे पैसे का अवमूल्यन ना हो और यानी समय पे काम आए, समय पर काम भी आए। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप भी बाजार विशेषज्ञ हैं, तो आपके लिए निवेश का अर्थ क्या होगा जो आम व्यक्ति को समझना चाहिए? निवेश का अर्थ, जैसा कि बुधौलिया सर ने बताया, निवेश का अर्थ हमारे पास जो सरप्लस बच रहा है उसको हम कहाँ इन्वेस्ट करें, जिससे कि आने वाले टाइम में मेरी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, मेरे बच्चों की शिक्षा है, बच्चों की ज़रूरतें हैं, शादी ब्याह और मकान, रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है, वो मेरे रिटायर होने के बाद में एक लमसम मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं सारे के सारे काम आसानी से कर सकूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निवेश जो है, देखिए दर्शकों ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमारे दोनों विशेषज्ञ ने कहा कि सबके लिए अलग अलग मायने हो सकता है। पैसे का अवमूल्यन नहीं होना चाहिए, आपकी बचत का निवेश होना चाहिए, और जो कि समय पर आपको प्राप्त हो सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही 3 चीज़ें निकल करके आई कि हमें जो है बचत करना है, और बचत को ऐसा निवेश करना है, बचत को कहीं निवेश करना है, और वो निवेश ऐसा हो जो कि समय पर बढ़ी हुई कीमत यानी परचेजिंग पावर ज़्यादा हो, मेंटेन रहे। ऐसा ना रहे कि उसका वैल्यू परचेज प्राइस जो है घट करके मुद्रास्फीति का असर ना हो। बहुत अच्छी बात। तो अब अगर इसी चीज़ को हम देखें तो ये इसका पूरा एक एक्टिविटी जिसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहेंगे। बुधौलिया सर, आपसे जानना चाहूँगा कि एक आम व्यक्ति की जो नौकरी करता है या पेशा मतलब कुछ बिजनेस करता है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते समय उसको क्या दोनों की फाइनेंशियल प्लानिंग अलग तरीके से होनी चाहिए? नौकरी वाले व्यक्ति की अलग तरीके से हो और बिजनेस वाले की अलग तरीके से हो, या इन दोनों के लिए कोई कॉमन प्लेटफॉर्म है या कॉमन तरीका है जिससे दोनों अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं? देखिए, ब्रॉडली फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों प्रकार के, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड हैं, मोर और लेस बराबर ही रहती है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं
तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त सबसे पहले हमें टैक्स प्लानिंग भी देखना पड़ती है, क्योंकि जब आप टैक्स प्लानिंग पे जाते हैं तो टैक्स प्लानिंग को टैक्स बचाने के लिए भारत सरकार ने कई ऐसी स्कीमें लॉन्च की हैं, बैंक्स ने लॉन्च की हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो भी आपके स्लैब में है आपका उतना टैक्स बचता है, साथ ही साथ उस पर आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाता है। एक चीज़ तो ये हो गई मूल रूप से। उसके बाद जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं बचत के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें सबसे पहले तो आपके जो सबसे ज़रूरी खर्चे हैं, जो लाइवलीहुड एक्सपेंसेस कहलाते हैं, वो ज़रूरी हैं। उसके बाद ज़रूरी रहते हैं आपके ऐसे खर्चे जो आपके आकस्मिक खर्चे कभी भी आ सकते हैं। हालांकि आकस्मिक के लिए दूसरी और भी एवेन्यूज़ हैं जो हम चर्चा में आगे चर्चा में बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो सरप्लस बचेगा, जैसा नेमा जी ने कहा कि सरप्लस, जो हमारे पास सरप्लस बचता है वो हमें इन्वेस्ट करना है हमारे लॉन्ग टर्म खर्चों के लिए, लॉन्ग टर्म जो हमारे शादी ब्याह शिक्षा जो भी चीज़ है उसके लिए। तो ये मूल रूप से ये रहता है। और अगर उसकी इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति अपने हिसाब से इन चीज़ों को प्लान आउट कर सकता है। बेसिकली अगर आप सेविंग का या इन्वेस्टमेंट का या फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट देखें, पहले एक्चुअली 50, 30 एंड 20 था। 50 मतलब आपके ज़रूरी खर्चे, 30 मतलब आपके जो वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जो इच्छाएँ हैं, और 20 आप अपने लोन रिपेमेंट में। अब वो चेंज हो गया है, 50 का 70 हो गया है जो जरूरी के ऊपर, और 20 हो गया है लोन रिपेमेंट के ऊपर, और 10% हो गया फन के ऊपर कि आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, तो ये चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दर्शकों, इस बार आप हमारे चर्चा पर विशेष तौर से शामिल होइएगा और इसमें प्रश्न पूछ करके हमसे, हमारे विशेषज्ञ को राय भी लीजिएगा। यहाँ पर आज हम बैंकिंग और बाजार दोनों के निवेश में किस तरह से डिफरेंशिएशन है, किस तरह से हमको उन्हें समझना चाहिए, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो आपका भाग लेना बहुत ही आवश्यक है। आप हमसे सीधे प्रश्न पूछ करके अपने राय जानिए। और दिलीप जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए कैसी है, या अगर एक व्यक्ति नौकरी वाला है तो उसको कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, और यदि वह व्यवसाय में है तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? मेरा या दोनों एक ही जैसे प्लानिंग में काम कर सकते हैं? नहीं अतुल सर, इसमें मेरा कुछ और सोचना है जी जी कि अपन जो बचत करते हैं, नॉर्मली जो पोजीशन बनती है कि इनकम, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर्स, फिर उसके बाद बचत। जी जी ये हम बचत को बाद में निकाल रहे हैं। जी हम जी, अपने हिंदू संस्कृति में अपन लोग जो करते हैं सर। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, हम चर्चा को फिर आगे जारी रखेंगे। हाँ। तो नंद स्वरूप जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें जो निवेश करना है तो किस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, क्योंकि धनतेरस आने वाली है, तो सोने पे अगर हम निवेश करते हैं तो हमें कितना इसमें लाभ होगा, कितना हानि हो सकती है। दूसरी चीज, सोना तो ये नहीं जान पाते कितने कैरेट का सोना है, 24 का है, 22 का, कितना, ये पहचानना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बैंक और निवेश के माध्यम से हमें किस प्रकार से जमा करें? बिल्कुल नंद स्वरूप जी, हम आपके प्रश्न को दोनों विशेषज्ञ से पूछेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में सोने का में निवेश करने के क्या ऑप्शंस है, और बाजार विशेषज्ञ दिलीप सर से भी हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि सोने में निवेश के कौन कौन से ऑप्शन उनके पास है। तो चलिए, सबसे पहले हम आते हैं बुदौलिया सर आपके पास। सोने में बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने के कौन कौन से ऑप्शंस हैं? नंद किशोर जी, भारत सरकार ने गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड निकाला है जी, जिसको बॉन्ड की जो वैल्यू रहेगी सोने की वैल्यू के हिसाब से ही बदलती रहेगी, और जब आप उसको एनकैश करेंगे उसके टर्म्स के हिसाब से, तो आपको उस हिसाब से जो उस वक्त जो उसकी कीमत होगी वो पैसा मिलेगा, और डेफिनेटली वो एप्रिशिएट होके बढ़ के मिलेगा। तो एक तो ये तरीका है गोल्ड का। दूसरा क्या है कि अगर आप गोल्ड फिजिकली फॉर्म में ख़रीदना चाहते हैं तो बैंक से बढ़कर कोई अच्छा सोर्स नहीं है जो आपको सोने की प्योरिटी के हिसाब से आपको सोना दे सके। तो सोना तो एक ऐसा मेटल है जिसकी कीमत हमेशा बढ़ती ही रहती है। आज से करीब 40 साल पहले सोना 200 रुपये का 10 ग्राम मिलता था, आज समझ रहे हैं 60,000 रुपये का 10 ग्राम है। तो उसकी वैल्यू कितनी बड़ी है, तो ये आप किसी प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा
बैंकों में गोल्ड के अगेंस्ट ऋण भी दिया जा सकता है, जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी है और नॉन एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन स्पेकुलेशन के लिए नहीं है कि आप उसको स्पेकुलेट करें। लेकिन ठीक है, हमारे पास पीछे का दरवाज़ा रहता है, लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा ना करें उसको, वो भी एक रास्ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब 1979 में सेंसेक्स आया था तो उस समय अगर सेंसेक्स में निवेश किया गया होता और यहाँ पर निवेश किया गया होता गोल्ड में, तो दोनों का जो है लगभग एक जैसा रिटर्न होता। चलिए, तो दिलीप जी, अब आप अपने बाजार विशेषज्ञता का जो है लाभ नंद स्वरूप जी को दें और इन्हें मार्गदर्शन दें कि कहाँ पर गोल्ड में निवेश किस तरह से करें जिनसे ये लाभ ले सकें। धन्यवाद सर। नंद स्वरूप जी, आप अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में जो आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो आप गोल्ड ETF म्यूचुअल फंड से में कर सकते हो, और ये बड़ा सरल है। आप 500 रुपये महीने से भी आप गोल्ड ETF परचेज कर सकते हैं, और ये आपको सोने के अलाट होगा, ग्राम अलाट होते जाएंगे, और मैच्योरिटी के टाइम जो भी सोने की वैल्यू रहेगी वो आपको मिलेगी। बहुत बढ़िया है। तो मैं समझता हूं कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। जो आप गोल्ड की प्योरिटी को लेकर के चिंतित थे और संशय थे, वो शंका भी आपकी दूर हो जाएगी कि गोल्ड की इम्प्योरिटी पर जो है आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप जो है निवेश करते हैं ETF के माध्यम से, तो वो जो है आपको मार्केट रेट के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली पैसा रिटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो अभी हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे थे। फाइनेंशियल प्लानिंग की जो अपन बात कर रहे थे सर, अपने यहाँ जो संस्कृति है जी, कि अभी जनरली यही होता है कि इनकम, फिर एक्सपेंडिचर और फिर बचत। जी, ये थोड़ा सिस्टम गड़बड़ है। अपन हिंदू परिवार हैं, सबसे पहले अपन को ये करना चाहिए कि इनकम, फिर सेविंग और फिर एक्सपेंडिचर। ये अपन जब पहले अब खाना खाते हैं तो पहले भोग निकालते हैं। जी, यदि आप बचत को भोग के रूप में करेंगे तो बात अलग रहेगी, और बाद में जो बचता है वो जूठन होती है सर। जी, जूठन बचाएंगे झूठ। तो हाँ, बिल्कुल एक लेमैन के उदाहरण से जो है आप समझ चुके हैं कि हमें जो है कंपल्सरली तरीके से पहले सेविंग करना चाहिए और फिर जो पैसा बचे उसका जो है प्लानिंग करना चाहिए। जी, तो अब एक प्रश्न ये उठता है बुदौलिया साहब कि हमें निवेश के पीछे किस तरह का मोटिवेशन होना चाहिए, या निवेश करते समय कौन सी भावनाएं हमारे पास आनी चाहिए जिससे हम ये सोच सकें कि हम निवेश कर रहे हैं तो केवल हम ही लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, और भी कौन कौन लाभान्वित होता है हमारे निवेश करने से। बहुत ही विशाल हृदय वाला प्रश्न किया है आपने। वाकई बहुत सुंदर बात है ये। देखिए, आप पहली बात तो ये कि आप जो भी काम करते हैं तो हमें हमेशा ये देखना है कि दूसरे भी लाभान्वित हों। और जब आप निवेश की बात कर रहे हैं तो निवेश करने से देखिए दो सेगमेंट हैं। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं नेमा साहब, जो मार्केट के एडवाइज़र हैं, जानकार हैं। तो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, और दूसरा आप बैंकिंग, इनको मोटे रूप से यूँ लेते हैं। अगर आप ओपन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इस वक्त थोड़ी देर के लिए हम गोल्ड और रियल इस्टेट को हटा देते हैं। तो जब आप मार्केट में करते हैं तो वो पैसा म्यूचुअल फंड के द्वारा अलग अलग कंपनियों को जाता है। वो कंपनियां उसको अपने इंडस्ट्रीज़ में री इन्वेस्ट करती हैं, और री इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन बढ़ाती हैं, कैपेसिटी बढ़ाती हैं, और कैपेसिटी बढ़ाने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। तो देखिए क्या हुआ, आपके इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से क्या हुआ कि हमारे देश की GDP बढ़ गई। अब आते हैं हम बैंकिंग इन्वेस्टमेंट पे, शॉर्ट में बोलूँगा। जो पैसा आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं वो बैंक उसको मार्केट में रीडिप्लॉय करता है, लोगों को लोन देता है, छोटे छोटे लोगों को लोन देता है जो अपना इंडस्ट्री चला सकें, तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, और इस प्रकार उनके द्वारा भी इनकम जब जनरेट होती है तो देश की नेट नेशनल इनकम बढ़ती है, देश की GDP बढ़ती है, और अल्टीमेटली हमारी देश की इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होती है, और हमारा देश इस वक्त एक डेवलपिंग कंट्री है। तो बहुत ज़रूरी है हमको इन्वेस्टमेंट पे जोर देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दर्शकों ध्यान दीजिएगा कि अगर आप निवेश करते हैं तो केवल आप ही नहीं, आपका देश भी मजबूत होता है। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अनिल साहू जी, राजेंद्र कुमार साहू जी, माफ करिएगा जी। राजेंद्र साहू जी नमस्कार। नमस्कार। प्रश्न पूछिए आप जी। म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा लगाया जाता है? जी जी, तो राजेंद्र साहू जी का प्रश्न है आपसे दिलीप सर कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हम किस प्रकार से निवेश कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो
सिस्टम है, आसान तरीके हैं, सबसे सरल है मेरे हिसाब से, तो इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। आप एक लमसम भी लगा सकते हैं, आप SIP के माध्यम से लगा सकते हैं। मेरे पास 1 लाख इकट्ठा है तो मैं उसको इकट्ठा डाल रहा हूँ, तो हम इसको सिंपल लेमन शब्दों में लमसम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। और मेरे पास 1 लाख इकट्ठा नहीं है, मैं इसको किस्तों में जमा करना चाहता हूँ, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, तो इसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। ये दोनों ही तरीके से बहुत तरीके से आप ये दोनों तरीके से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों का डेस्टिनेशन बाजार है, दोनों का पैसा बाजार में ही लगेगा। यहाँ इकट्ठा लग रहा है, यहाँ किस्तों में लग रहा है SIP को। राजेंद्र जी, अपनी आय और अपनी ज़रूरत, इन दोनों का भी ध्यान रखिए, और जैसा फिर नेमा जी ने बताया, जिस सेगमेंट में करना हो उस सेगमेंट में आप इन्वेस्ट करिए। तो अब मैं समझता हूँ आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा कि आप जिस तरह से भी चाहें, लमसम आपके पास पैसा है तो लमसम निवेश कर लें, आपके पास अगर हर महीने आय प्राप्त होती है तो आप SIP के माध्यम से हर महीने निवेश कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि इनका उत्तर जो है इनको मिल चुका है। अब जो है हमारी बात जो आपसे थी दिलीप सर, कि निवेश करते समय हमारे अंदर कौन सा मोटिवेशन आता है या कौन सा मोटिवेशन होना चाहिए जिससे हम प्रेरित होकर के और अधिक से अधिक निवेश करें? निवेश कर के लिए मोटिवेशन तो आपकी फैमिली है सर, कि आप उनको कैसी लाइफ देना चाहते हो। सबसे बड़ा मोटिवेशन, आपकी फैमिली से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। मेरे को अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, मेरे को बच्चों की कैसी शादी करना है, इसके लिए हमको कहाँ कितना जमा करना पड़ेगा, ये आपको प्लान करना पड़ेगा जी। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। और मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग चालू करने के पहले, आप बचत करने के पहले आप इसको प्रोटेक्ट कर लीजिए। 2 चौकीदार जरूर लगा लीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग के। चौकीदार कहेंगे या ऑक्सीजन कहेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि आपको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये लेकर ही अपन आगे बढ़ें। क्योंकि यदि इंश्योरेंस नहीं लिया आपने और आपने बचत शुरू कर दी, अतुल सर, तो ये ठीक ऐसे ही हो जाएगा कि मेरे को बहुत जल्दी है जाने की, मगर मैंने गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवा रहा हूँ कि वो कब कहाँ खड़ी हो जाएगी, कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार जो है हम निवेश आरंभ कर देते हैं, लेकिन अगर हमने इंश्योरेंस नहीं लिया, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया, तो और आकस्मिक कोई जरूरत आ गई, तो हमारा पूरा निवेश का सिस्टम जो रहता है वो गड़बड़ हो जाएगा, और इमीडिएट हमको जो है वो सारे निवेश स्थगित करके जो है वहां से राशि निकाल करके हमें इन सब कामों में इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो 2 मतलब पिलर हैं, बिल्कुल पिलर, बिल्कुल आप इसके बगैर आप करिए ही नहीं। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और आपने ये नहीं लिया तो समस्या बहुत बड़ी दिक्कत होती है। मेरी हम लोग की एक 25-30 साल का जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट का जो जर्नी है, उसमें मैंने देखा है, अगर कोई घटना होती है परिवार में तो सबसे पहले इंश्योरेंस का पैसा जाता है उस परिवार के पास। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, फिर उसके बाद यदि वो कहीं गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं प्राइवेट जॉब में है, तो विभागों की एड सेकंड उसमें आती है, पहले हम लोग उसको क्लेम दिलाते हैं। हमसे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, विपिन जी सागर से। विपिन जी नमस्कार। जी सर नमस्कार, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। जी आप अपना प्रश्न पूछिए। सवाल था जी। सवाल सर ये है कि अक्सर कहा जाता है सर कि जब भी निवेश करें तो लंबी अवधि का करें, यानी अधिक दिन तक का करें, ऐसा ना हो कि कम दिन का करें। तो लगभग कितने दिन की, अगर फर्स्ट टाइम निवेश कोई कर रहा है तो कितने वर्ष तक का या फिर कितना लंबा करना चाहिए? इस प्रश्न पे तो मैं आप दोनों की राय मांगूंगा। बुदौलिया सर, सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि इनको क्या सजेशन दिया जाए कि कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए लंबी अवधि? आपने जो एक प्रश्न में एक छोटा सा शब्द का उपयोग किया है, समय। समय बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये। देखिए, जब आकस्मिक खर्चों की बात आती है तब भी हमें निवेश करना पड़ता है, और वो 3 से 6 महीने के रहते हैं। आपकी आय के 3 से 6 महीने के हिसाब से आप उतना एक अपने पास में सरप्लस या बफर फंड्स रखिए। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं या आप ये चाहते हैं कि हमको लंबे समय में अच्छा पैसा मिले, तब उस वक्त आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि आपका उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से आप इस
पैसे का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। शिक्षा है, शादी है, मकान है, जो भी है। और इसके अलावा आपके पास में एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की सेवाएं भी उपलब्ध रहना चाहिए, जो आपको समय समय पर उचित मार्गदर्शन दे सके, क्योंकि मार्केट इन्वेस्टमेंट बहुत ही वोलेटाइल होता है और जितना रिस्क है उतना गेन भी है, लेकिन वोलेटाइल है। इसलिए आपको किसी सलाहकार की या फाइनेंशियल डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ये ख्याल रखिए। तो इनको समय के बारे में क्या राय देंगे आप दिलीप साहब? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और जनरली ये अगर टाइम सभी के सामने जो है सभी ये के समस्या सामने आती है जी। मैं तो इस अगर आप एसआईपी के थ्रू जाते हो सर, तो एक आपको मैं सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ जी कि ये उदाहरण है, ये कोई मतलब रिजल्ट नहीं है, ये वो फाइनल आप इसको ना माने। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लंबे टाइम में कंपाउंडिंग होती है सर जी। लंबे टाइम में कंपाउंडिंग होती है और वो कंपाउंडिंग का अंतर कितना होता है ये देखने के लिए कि यदि मैं 5,000 का एक कुछ सिप चलाता हूँ, उसका एक टेंटेटिव रिटर्न 12% आया, मान लेते हैं जी। मान लेते हैं ये मतलब 12%। हाँ 12% का है और ये 15 साल चलाई, तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 9 लाख जी। मगर वो फ्यूचर वैल्यू उसकी 24 लाख रुपए होती है जी। और यही 5,000 12% के रिटर्न में यदि मैं 30 साल चला लेता हूँ तो अतुल जी इसका वैल्यूएशन 1.5 करोड़ रुपए होता है। मतलब केवल समय का अंतर है, सिर्फ समय का अंतर। जितना ज्यादा समय आपने मेरा दिया। ये कहना है कि आप अब पैसे को बीच में विड्रॉ करने के बारे में मत सोचो, आप अपनी वो देखिए कि आपको रिक्वायरमेंट कब है पैसे कब की। है, बहुत अच्छी बात। हाँ, रिक्वायरमेंट जब होगी आप तब निकालिए पैसे। बहुत अच्छी बात। हाँ, तो मैं समझता हूँ विपिन जी आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा कि आप ऐसे समय का इंतजार न करें, अधिक से अधिक समय के लिए प्लान करें और ये सोचें कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मार्केट में बने रहना है, निवेशित रहना है। और ये देखिए कि अगर आपकी ज़रूरत आ गई तो आप अवश्य पैसा निकालें। क्यों? क्योंकि आपने अपनी ज़रूरत के लिए ही पैसा निवेश किया है। पैसा जितना ज़्यादा आप उसमें समय देंगे, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया आपको कि जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का उसमें लाभ मिलेगा। हाँ। और वो रिटर्न बढ़ करके आपको प्राप्त होगा। बहुत अच्छी बात है। तो अब निवेश के ऑप्शंस की बात करते हैं बुधौलिया सर आपसे। बैंकिंग सेक्टर में निवेश के कौन कौन से ऑप्शन हैं जहां पर एक निवेशक जाकर के अपने पैसे को निवेशित कर सकता है? बैंकिंग और ओपन मार्केट, इसके अलावा एक सेगमेंट और है जिसे आप गवर्नमेंट सेगमेंट कह सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने, भारत देश की सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम्स लाए हैं जो इन्वेस्टमेंट स्कीम के साथ साथ आपके बच्चों का या आपका आगे का फाइनेंशियल फ्यूचर, जिसको बोलेंगे वित्तीय भविष्य को सिक्योर करते हैं। तो बैंक तो एक अपने आप में है ही बहुत बड़ी संस्था जहाँ पे निवेश किया जाता है और इसके बैंक में निवेश करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे तरलता बनी हुई है। आप कभी भी अपने पैसे को शॉर्ट नोटिस में, 1 घंटे के नोटिस में विड्रॉ कर सकते हैं। यही स्थिति ओपन मार्केट में भी है। वहाँ भी आपको बस T+0 रहता है। T+0 मतलब आज आपने अप्लाई किया और कल आज शाम को या कल आपको पैसा मिल जाएगा। वो एक सेक्टर है। तीसरा सेक्टर जो मैंने गवर्नमेंट का बताया, गवर्नमेंट कई प्रकार के बॉन्ड्स लाती है, एक सुकन्या समृद्धि योजना लाती है जो आपके गर्ल चाइल्ड के लिए है। ऐसी कई स्कीम्स हैं जिसको आप अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो है, अगर आप अपने निवेश को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो अवश्य आपको कुछ हिस्सा अपना ओपन मार्केट में रखना पड़ेगा और उसमें इन्वेस्ट करिए। जिसका जवाब हम दिलीप सर से लेंगे कि दिलीप सर, इसमें जो है जैसा कि सर ने बताया कि अगर आपको तरलता चाहिए तो बैंक के ऑप्शंस क्वाइट गुड हैं क्योंकि इमीडिएट कैश आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई ठीक है, तरलता एक बार कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए, उसको रिटर्न अच्छा मिले, तो आपके सेक्टर में मतलब बाजार में कहाँ पर निवेश करना चाहिए और किस तरह से निवेशित रहना चाहिए? सर मेरा कहना ये है कि आप इन्वेस्टमेंट का कोई भी एवेन्यू चूज कर लीजिए जी, मगर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी जी, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। मतलब इन्फ्लेशन जो है, महंगाई अपने पैसे को धीरे धीरे खोखला कर देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, कि यदि 6% 7% में मैंने इन्वेस्ट किया और 7% का इन्फ्लेशन है
तो मेरा 1 लाख रुपए 1 ही लाख रहेगा अगले साल भी, उसमें ब्याज भी लग गया और घट भी गया। और यदि ये लंबा टाइम चल गया ये, तो टैक्सेशन को यदि अपन कवर कर लें तो ये माइनस में चला जाएगा। एग्जैक्टली। तो अब अपन को ये इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए तो मेरे हिसाब से फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट थोड़े ज़्यादा सेफ रहेंगे। बिल्कुल सेफ मतलब उसमें बाजार की रिस्क है, और दूसरे बैंक्स में भी या कहीं जो दूसरे इन्वेस्टमेंट हैं उसमें भी डिफॉल्ट रिस्क होती है, उसमें भी बिल्कुल। देखिए तो मेरे समझ से ये आप दोनों के कन्वर्सेशन से ये निकल कर के आया है कि एक व्यक्ति को अपने पूरे धन का वर्गीकरण करना चाहिए। बिल्कुल कि कुछ पैसा उसको जो तरलता के लिए उपलब्धता चाहिए वो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में बताया कि कम से कम 3 से 6 महीने की तरलता उसके पास हमेशा रहनी चाहिए, तो ये पैसा उसका जो है बैंकिंग में होना चाहिए। बाकी पैसे जो निवेश के लिए जो है उद्देश्य से निवेशित करना है वो इक्विटी सेक्टर में जाना चाहिए। बिल्कुल। तो तभी जाकर के उसको उस पूरे एक फाइनेंशियल प्लान का बेनिफिट मिल पाएगा। बिल्कुल। अदरवाइज जो है जब उसको रिक्वायरमेंट रहेगी लिक्विडिटी की तो उस समय हो सकता है मार्केट नीचे हो। एक सेगमेंट है रियल एस्टेट जो बहुत ज्यादा पैसा देता है लेकिन वहां पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। उसमें सर मैं ये कहता हूँ रियल एस्टेट में घुसना भी कठिन है और निकलना भी बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और छोटे अमाउंट से आप जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं पाते। और जब आपको जरूरत होगी आप बेचने जाओगे तो बाजार मूल्य से उसका जो है औना पौना दाम जो है आपके हाथ में आएगा। हमें अपने सभी अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए। बहुत सुंदर। ये जो है बिल्कुल आपका जो कथन है वो बिल्कुल आकर के फिट बैठता है कि एक व्यक्ति को निवेश के अलग अलग एवेन्यूज में जाकर के अपनी आवश्यकता के हिसाब से, जैसी उसकी आवश्यकता है कि जितने समय के लिए उसको लिक्विडिटी की जरूरत है उतना अमाउंट वो लिक्विडिटी के लिए बैंक में रखे, जितने पैसे को वो जिस हिसाब से चाहता है वो इक्विटी और अदर ऑप्शंस में जाकर के निवेश करे। बिल्कुल। तो अच्छा, इसमें एक इंश्योरेंस सेक्टर भी आता है जी। इंश्योरेंस सेक्टर में लोग जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये निवेश है या आवश्यक रूप से किया गया खर्च है, इसको हम क्या माने? इसको तो आप बिल्कुल आवश्यक रूप से, रोटी कपड़ा मकान और इंश्योरेंस बिल्कुल बेसिक नीड है, तो इसको निवेश ना माने? निवेश नहीं भी मान सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट उसमें यूलिप्स वगैरह होते हैं जी जिसको आप निवेश कंसीडर कर सकते हो जी। बट जो प्योर वनीला प्रोडक्ट है इंश्योरेंस का वो जरूर आपके पास होना चाहिए। वो है टर्म इंश्योरेंस। क्योंकि सर मैंने फिर वही बताया कि सबसे पहला पैसा घर में आदमी के जाने के बाद जी इंश्योरेंस का ही आता है, इंश्योरेंस का आता है। मैं एक उदाहरण बताऊंगा सर। हमारे एक शहर में एक बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलर हैं थे और उनने बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा था, मगर वो हमारे मित्र भी थे। तो मैंने ज़बरदस्ती करके उनका 1 2 3 4 प्लान कर दिए थे कि टर्म इंश्योरेंस ही कर दिया था कि करो सर, इसको थोड़ा सा होना चाहिए। अब जब उनकी मतलब सडन डेथ हुई तो वो जो फैमिली थी उसको सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट हो गया, पैसा आ गया। उनका जो इन्वेस्टमेंट था, जो कहाँ कितने फ्लैट थे, कितनी ज़मीनें थी, वो 10 साल लग गए लड़ते झगड़ते परिवार के पास आते। मगर यदि 10 साल बाद 15 साल बाद वो पैसा आ भी गया तो किस मतलब का है? हाँ, इमीडिएट जो परिवार को एक सहयोग चाहिए रहता है, एक संबल चाहिए रहता है, वो आपको इंश्योरेंस ही प्रोवाइड करता है। पहला तो दर्शकों देखिएगा कि जैसा हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि इंश्योरेंस एक एसेंशियल किया गया इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ही इसे माने, लेकिन खर्च के रूप में मानिए। इसको एक नया आयाम दीजिए और नए तरीके से सोचिए। कुछ ऐसा कह सकते हैं आप कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड एंड व्हेन मनी अर्नड देन मनी इज इन्वेस्टेड। देखिए इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस खास तौर पे बता देता हूं मैं, बाकी तो ये बता चुके हैं नेमा जी आपको। तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो आकस्मिक आपकी बीमारी पे खर्चे आता है, बिल आता है, वो अगर इंश्योरेंस से मीट आउट होता है तो आपका बहुत बड़ा खर्चा जो आपके पॉकेट से जाना है वो बच जाता है। और तो खर्चा न होना भी एक तरह से ना होना भी एक है। तो सही कह रहे हैं कि इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है। जी बिल्कुल सही बात है। तो दर्शकों इंश्योरेंस भी होना चाहिए,
निवेश भी होना चाहिए, इक्विटी में निवेश होना चाहिए और लिक्विडिटी के लिए बैंक में भी निवेश होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है बुदौलिया सर कि रिस्क में निवेश में रिस्क का मिलना, अब उसको हम कैसे समझें? कई बार हम कोई भी निवेश करते हैं, हर निवेश में एक रिस्क मिला हुआ है, तो अगर हम आपके बैंकिंग प्रोडक्ट में निवेश करते हैं तो वहाँ पे किस तरह का रिस्क है, उसे हम कैसे समझें? देखिए, जब आप चाहते हैं कि आपके धन की कीमत बढ़े तो बढ़ेगी तभी जब उसमें कहीं मार्केट में या बैंक में लगाएंगे। और बड़ी सिंपल सी एक कहावत है अंग्रेजी की, नो रिस्क नो गेन, एंड जितनी बड़ी रिस्क है उतना बड़ा गेन है। तो अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट करिए, बैंकों में डिपॉजिट्स के रूप में रखेंगे, और आपका जो भी डिपॉजिट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा 5 लाख तक वो ऑलरेडी सम इंश्योर्ड रहता है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कुछ ऐसा नॉर्म्स बनाए हैं कि बैंक्स को इतना पैसा रिजर्व बैंक के पास में किसी रूप में जो थोड़ा सुरक्षित रखना पड़ता है, क्योंकि ये एडवांस चीज़ है इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से बैंक में रखा हुआ पैसा निश्चित रूप से सुरक्षित है। ये जरूर है कि उसमें रेट ऑफ रिटर्न जिसकी हम बात करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। और अब जब हम शेयर मार्केट में जाते हैं तो वोलेटाइल है, पहले ही कहा, लेकिन जितनी अच्छी रिस्क है उतना अच्छा गेन है। और जितनी रिस्क लेंगे और अच्छा गेन लेना है तो गेन लेने के लिए आपको सलाहकार के पास जाना पड़ेगा। मैं आपके पास आऊंगा, उसके पहले हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अजय कमल जी। अजय कमल जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना प्रश्न पूछिए अजय जी। मेरा प्रश्न ये है कि पोस्टल स्मॉल सेविंग और बैंकिंग इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, बेहतर क्या है? अच्छा, ओके। तो ये प्रश्न मेरा जो है आपसे है बुदौलिया सर कि पोस्टल सेविंग स्कीम और बैंक में इन्वेस्टमेंट वर्ड हाँ, किया है। बहुत बारीकी से जो बारीकी से पकड़ा है कमल जी आपने चीज को। जी। आपने एक शब्द उपयोग में लाए हैं सेविंग्स और दूसरा शब्द आपने उपयोग में लाए हैं इन्वेस्टमेंट। अगर इसको अपन हिंदी में बात करें तो बचत और निवेश। देखिए, बचत एक बहुत बड़ा वर्ड है। बचत से ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बचत के अलावा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और बचत आपके तरलता के लिए रहती है, और उस तरलता में से जो पैसा आपको भविष्य में लंबे समय बाद चाहिए है वो इन्वेस्टमेंट में जाता है, जिसको हम निवेश कहते हैं, निवेश में जाएगा। तो सेविंग्स जो अपने पोस्टल डिपार्टमेंट की है या बैंक की है, सेविंग्स अकाउंट बराबर हैं, बस फ़र्क इतना है कि पोस्टल डिपार्टमेंट में ब्याज की दर बैंक से थोड़ा ज़्यादा रहती है, वो एक चीज़ है। अन्यथा कहीं कोई फ़र्क नहीं है, नॉर्म्स वही हैं। और इन्वेस्टमेंट जो आप समय के लिए डालते हैं अपने पोस्ट ऑफिस में या बैंक्स में तो वो फिक्स डिपॉजिट कहलाएंगे। और उसके अलावा अगर आप बाहर जाते हैं बैंक्स के या फाइनेंशियल सिस्टम, जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है जिसमें पोस्ट ऑफिस भी आता है, तो फिर आपको ओपन मार्केट में जाना है, फिर पुनः सलाहकार जी के पास जाना है। दिलीप जी, हम फिर आपके पास आते हैं। मैं समझता हूँ अजय जी को आपके प्रश्न का उत्तर जो है मिल चुका है। हम आपके पास वापस आते हैं। रिस्क निवेश में किस तरह से, क्योंकि आप जो है बाजार में निवेश करने के लिए, इक्विटी में निवेश करने के लिए सलाह दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, तो वो रिस्क को किस तरह से सेग्रीगेट करें या समझने की कोशिश करें, उसको कम करें। सर, रिस्क की जहाँ तक बात है तो रिस्क तो सभी जगह है जी। चाहे आप इन्वेस्टमेंट बैंक डिपॉजिट एफडी में भी रिस्क है। सर ने बताया कि 5 लाख तक सिक्योर है। अगर आपका 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो वो 5 लाख तक सिक्योर है। और म्यूचुअल फंड या शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट रिस्क तो है ही जी, बाजार की रिस्क है उसमें, बाजार की रिस्क। मगर आप ये देखें सर कि एक आप सेंसेक्स का चार्ट निकाल लें, वो 5 साल पहले का आप निकालेंगे पोजीशन, सेंसेक्स 5 साल पहले कहाँ था। बैंक डिपॉजिट या पोस्टल डिपॉजिट जो होते हैं, जनरली पोस्टल डिपॉजिट स्पेशली 5 साल 7 साल के लिए होते हैं। 7 साल के लिए यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई कर देता है कई बार। जी। और मतलब टाइम जो है वो मार्केट की रिस्क को बहुत कम कर देता है टाइम। जी। यदि आप जितने लंबे टाइम तक रहेंगे बाजार में उतना हाँ रिस्क कम हो जाएगा। ये रिस्क तो दोनों ही जगह रहता है जी। मगर अब ये है कि दोनों जगह रिस्क लेकर
आपको रिटर्न कहाँ बनाना है ये आपको सोचना है कि जी, आपकी जो रिस्क एपिटाइट है वो कितना है, वो कितना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। तो दर्शकों, इस प्रकार से आप देखिएगा कि रिस्क तो है, लेकिन अगर आप वेल फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं या किसी सलाहकार की सलाह लेते हैं तो वो आपको कितने समय तक निवेशित रहना है और किस प्रकार से निवेशित रहना है ये राय दे करके आपके रिस्क को मिटिगेट करता है। इसके अलावा फिर वही बात आती है कि अपने सभी अंडे एक बास्केट में मत न रखें। रखें, आपकी रिस्क अपने या आप सर, में कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोल हो जाएगी। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जी। थाली में खाली मीठा मीठा या थाली में खाली नमकीन नमकीन नहीं रखते। नहीं रखना है, सभी का मिक्स हाँ, करना सभी है। मिक्स होता है। हाँ, आप उसको तभी जो है तभी आपको हर टेस्ट स्वाद आएगा। का टेस्ट हाँ, आएगा, हाँ, आनंद आएगा। हाँ। तो चलिए अब इस आनंद को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि रिस्क तो हमने समझ लिया, हाँ। लेकिन अब हमारी लाइफ के जो गोल हैं उनके लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग में बात करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग कह देने से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो जाती। नहीं हो जाती। अब उनके जो छोटे छोटे गोल्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे मेजर इशू आज जो हमारी सोसाइटी में चलता है वो रिटायरमेंट का चलता है। तो बुधौलिया सर, मैं आपसे इस प्रश्न को पूछूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में रिटायरमेंट को लेकर के क्या क्या प्रयोजन हैं? बैंकिंग सेक्टर में रिटायरमेंट स्कीम, एक नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, मोस्टली प्राय सभी बैंकों में होंगी। तो एक स्पेशल सेविंग्स अकाउंट खोला जाता है जी। और उस सेविंग्स अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट का मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी रहता है। लेकिन उसके जो बेनिफिट्स हैं, पहला बेनिफिट तो ये कि उसमें पर्सनल और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर्ड रहता है और जो अमाउंट के हिसाब से उसका कैटेगराइजेशन है उस अकाउंट का, स्पेशल अकाउंट का, वो 20 लाख और 16 लाख रहेगा। अगर आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं और एयर एक्सीडेंट होता है तो उसमें 30 और 24 लाख का इंश्योरेंस है। इसके साथ ही आपको जो आपके लॉकर्स लेते हैं, देखिए हम इतने साल की नौकरी करते हैं या इतने साल में कुछ ना कुछ तो मेटल रखते हैं अपने पास, तो लॉकर्स का जो रेंट रहता है उसमें 50% के लगभग का छूट देते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस में, मेडिकल बिल्स में वो 25% के लगभग का 20 से 25% का छूट दी जाती है। और इसके अलावा जो भी आपके बैंकिंग रिलेटेड चार्जेस हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं। तो ये एक रिटायर्ड पर्सन के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि रिटायर्ड पर्सन कहीं ना कहीं पैसा ट्रांसफ़र करता है, दवाइयाँ उसको खरीदना ज़रूरी रहती हैं। पर्सनल इंश्योरेंस, साथ ही साथ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का भय हमेशा बना रहता है। तो ये एक बहुत बढ़िया बैंक्स में सेविंग्स बैंक अकाउंट खोला गए हैं, स्पेशल अकाउंट्स की स्कीम लॉन्च की गई है जो इंश्योरेंस सेक्टर से टाई अप करके, एसोसिएट करके बनाई गई है, जिससे उनको भी नुकसान नहीं हो और जो अकाउंट खोल रहे हैं उनको भी फ़ायदा होगा इस चीज़। जी जी, बहुत अच्छी बात। तो आपने एक रिटायर्ड पर्सन को कौन कौन सी आवश्यकता हो सकती है उससे ले करके उसको कहाँ कहाँ और कैसे कैसे निवेश करके लाभ ले सकता है वो सारी बातें बताई। लेकिन फिर भी दिलीप जी, आपके मार्केट में या बाजार विशेषज्ञता का किस तरह से एक रिटायर्ड पर्सन लाभ ले सकता है उसके बारे में आप बताएं। सर फिर वही बात आ गई कि इन्वेस्टमेंट का जो डिपॉजिट है जी जी, आप कर रहे हो उसको आप जहाँ भी डिपॉजिट कर रहे हो थोड़ा इन्फ्लेशन से चेक करो कि इन्फ्लेशन को वो बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं बिल्कुल बात सही है। हाँ, बाजार में निवेश करने के बाद तो ये समस्या खत्म हो गई। अब वहां पर कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको कि सारी म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास हाइब्रिड प्रोडक्ट हैं जो उसमें डेट का पोर्शन है और इक्विटी का पोर्शन है, और इन दोनों का जो अपन मिक्स प्लान करते हैं तो उससे करीब वो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए रिटर्न उनमें जनरेट हो जाते हैं और उसमें लिक्विडिटी भी है। जी जी, अपने मतलब ये एक बहुत अच्छा रिटायर्ड आदमी के लिए प्रोडक्ट है, हाइब्रिड प्रोडक्ट। हाइब्रिड और सेफ होना है तो डेट फंड में डालेंगे आप, और हर महीने आप चाहें तो पैसा ले सकते हैं और अपने खर्चों को मीट आउट कर सकते हैं और पैसा लगभग सुरक्षित रहता है, मूलधन कहीं नहीं जाता। क्या बात है उसको, मगर डेट प्रोडक्ट से ज़्यादा बेटर सर मैं समझूंगा, आप तो खैर अब एक्सपीरियंस वाले हैं, मगर डेट प्रोडक्ट के साथ साथ हाइब्रिड प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है सर। जी जी, उनके कई फंड तो ऐसे हैं जिनके ट्रैक रिकॉर्ड यदि आप 25-30 साल के देखेंगे तो देख के आपको लगेगा 12% के कंसिस्टेंसी के साथ जो है रिटर्न आते जा रहे हैं। जी जी, तो म्यूचुअल फंड में भी एक ऑप्शन है दर्शकों, जहां पर आप बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड काइंड ऑफ प्रोडक्ट में जाकर के रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिस्क मिटिगेशन की बात चल रही थी
वो रिस्क मिटिगेट भी होता है और आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न भी मिलता है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया। अब बात आती है एजुकेशन प्लानिंग की। एजुकेशन प्लानिंग में बैंक और म्यूचुअल फंड और बाजार के जितने भी ऑप्शन हैं, दर्शकों आज जो है अपने दोनों विशेषज्ञ से इन सब के बारे में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बैंकिंग सेक्टर में बुदौलिया सर से बात करूँगा कि एजुकेशन प्लानिंग किस तरह से करनी चाहिए और वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जी जी। और हर एक का शिक्षित होना और शिक्षित होने के साथ साथ ऐसी शिक्षा प्राप्त करना जो हमारे काम आए। देखिए, शुरुआत अगर आपके यहाँ कोई बिटिया हुई है, बेटी है, डॉटर है, तो मैंने अभी ही नाम लिया था थोड़ी देर पहले, सुकन्या समृद्धि योजना, जो उसकी 18 साल की उम्र तक चलती है। इसमें आप अपनी आय की क्षमता के अनुसार, अपने खर्चों को देखते हुए, अपनी ज़रूरतों को देखते हुए आप पैसा उसमें डाल सकते हैं। अपनी थोड़ी सी बेल्ट को टाइट करते हुए ज़्यादा पैसा डाल सकते हैं। जब 18 साल की उम्र की जब होती है तो आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप उसको अच्छी इंजीनियरिंग या मेडिकल की या मैनेजमेंट की, लॉ की, कोई सी भी आप शिक्षा दिला सकते हैं। एक सेगमेंट ये है। दूसरा सेगमेंट, अब कॉन्सेप्ट इकोनॉमी की जो ढांचा है, जो साइकोलॉजी है हमारी, हर जगह बदल रही है। ये हमारे मतलब यूरोपियन कंट्री से धीरे धीरे हमारी भी देश में आ गई है कि पहले खर्चा करो बाद में बचाओ। अब बचाओ कैसे? आप पहले खर्चा करो और उसको लौटाओ। जिस पर दिलीप जी ने पहले हाँ, लौटाओ मतलब बचाओ। तो शिक्षा ऋण हर एक बैंक दे रहा है। और क्योंकि खर्चा, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक जाती है, तो इतनी सेविंग भी कई दफ़े नहीं हो पाती है। तो अब आप बैंक से भी ऋण ले सकते हैं और बैंक का जो ऋण चुकाना रहता है वो शिक्षा पूरी होने के 6 साल या 1 महीने के अंदर जो भी उसको नौकरी मिलती है उस हिसाब से उसका रिटर्न शुरू किया जाता है। और वो इतना पर्याप्त उनकी इनकम रहती है बच्चों की कि वो आराम से उसको रिपे कर सकते हैं। बहुत अच्छा। और बाकी तो बूंद बूंद से सागर भरता है, और वो बूंद बूंद कौन सी है, उसका नाम क्या है, हमारे सलाहकार बताएंगे आपको। और साथ ही जो है एक चीज़ और भी है कि एजुकेशन लोन लेने के बाद हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। बहुत बढ़िया चीज़ याद दिलाई आपने। जी। टैक्स बेनिफिट बच्चों को इसका पूरा मिलता है। जी, क्या बात है। तो अब जो है दिलीप जी, आपसे जो है मेरा प्रश्न होगा कि एजुकेशन प्लानिंग को लेकर के बाजार के प्रोडक्ट का या बाजार में जो एवेन्यूज इन्वेस्टमेंट के अवेलेबल है उनका बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है या उनके माध्यम से एजुकेशन प्लानिंग कैसे की जा सकती है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हम लोग के यहाँ मेरे पास जो क्लाइंटेज है, जनरली मैं सभी को बोलता हूँ कि जब भी बिटिया हुई या बेटा हुआ तो आप एक सिस्टम बना लें कि हर बर्थडे में एक इसका म्यूचुअल फंड खुलवा दें। जी। और हर बर्थडे में कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूट ऐड ऑन करते जाएं। एक लंबे टाइम में, एक टाइम के बाद वो पैसा इतना बढ़िया रूप ले लेगा कि आप उसको उसकी एजुकेशन प्लानिंग की आपको टेंशन ही नहीं होगी। जी। ये होता है सर, ये थोड़ा सिस्टम है इसका कि ये चलता है सेव एंड क्रिएट। पहले सेव कर रहे हो आप जी, और फिर क्रिएट हो रहा है। मगर इसका उल्टा एक हमारे इंश्योरेंस में भी एक प्रोडक्ट है जी, जिसमें वो बिल्कुल उल्टा है। वो पहले क्रिएट कर देता है, फिर आप उसका सेव करो धीरे धीरे समझे आप सर उसको, कि जैसे मैंने कोई बच्चा हुआ, उसके लिए अपन ने एक 10 लाख की पॉलिसी ले ली जी, पहले क्रिएट कर दिया। अब उसको सेव करना है, धीरे किस्तों में आपके करते जाओ। हाँ। और बीच में कुछ हो गया तो वो क्रिएट तो पहले ही है, तो वो आपका जो आपके गोल हैं वो मीट आउट हो जाएंगे जी। हैं। बाकी के जो दूसरे एवेन्यूज़ हैं, मतलब आपको अपने बच्चे की प्लानिंग भी ये सारी चीज़ें मिला के करनी है कि कुछ एक पॉलिसी, छोटी पॉलिसी ले ली जी, छोटी मतलब जो भी हिसाब किताब है बनता है उसके हिसाब से पॉलिसी ले ली। कुछ म्यूचुअल फंड में बर्थडे के टाइम ऐड ऑन करते गए, कर दिया। और गिफ्ट अपन बच्चों को मिलती है, जब भी गिफ्ट मिली बच्चों को उसको फंड जो है आप ऐड करते गए, ऐड ऑन करते जाओ, वो कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, एक अच्छा क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात आती है, देखिए आपने बहुत अच्छी बात करी अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी प्लानिंग में बुदौलिया सर, बैंकिंग सेक्टर में किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है फ्यूचर अनसर्टेनिटी को देखते हुए, वहाँ पर कुछ जो है ऐसा प्रोविज़न है क्या?
देखिए, फ्यूचर अनसर्टेनिटी की जो आप बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सेगमेंटाइज कर लें, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनको क्लियर रहेगा। जी, जी। एक मेडिकल अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक। शिक्षा अनसर्टेनिटी नहीं है, जी, ठीक है। मूल रूप से केवल मेडिकल अनसर्टेनिटी को ही हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी अनिश्चितता है। और दूसरी जो डेथ हो जाए किसी की, तो वो एक बात होती है। जी। तो हेल्थ इंश्योरेंस बैंक्स के मार्फत भी मिलते हैं, बाजार में भी हैं। वो एक हेल्थ इंश्योरेंस आपकी मेडिकल अनसर्टेनिटी को पूरा करता है। इसके अलावा जो दूसरे टर्म इंश्योरेंस की बात की, या कीमेंस पॉलिसी की बात की, या लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी की बात की, वो व्यक्ति की लाइफ की वैल्यू को कवर करता है। इसके साथ ही आजकल हर व्यक्ति हाउसिंग लोन लेना चाहता है। हाँ। तो हाउसिंग लोन में जब भी वो लें तो इस चीज़ को ज़रूर ख्याल रखें कि बैंक उनके लोन अमाउंट को इंश्योर करे। यहाँ बैंक जो लोन अमाउंट को इंश्योर करता है, मतलब अगर जिसके नाम पे लोन है, जो जिसके द्वारा जिसकी इनकम से ये लौटाया जा रहा है, अगर उसको कुछ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उतना टोटल का टोटल लोन अमाउंट क्लियर हो जाएगा और सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स पे किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहेगा। तो ये अनसर्टेनिटीज बैंक के मार्फत बड़े आराम से की जा सकती है। बहुत अच्छी बात बताई कि दर्शकों, देखिए, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं आप, लेकिन वहां पर आपने हेलमेट लगा करके अपने आप को सुरक्षित भी कर लिया। आपने हाउसिंग लोन लिया, बिल्कुल सही बात है, वो एक लाइबिलिटी है और 20 साल 30 साल 25 साल के लिए एक अनवरत चलने वाली लाइबिलिटी है। लेकिन हम 20 साल 25 साल 30 साल तक ये सुरक्षित है, इस बात को नहीं कह सकते। लेकिन जैसा कि बुदौलिया सर ने, हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आप जो है वहाँ पर इंश्योरेंस लेकर के अपने आप की किस्तों को सुरक्षित कर लेते हैं कि इन केस मैं अर्निंग पर्सन हूँ और मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे घर वालों के ऊपर उस लायबिलिटी का कोई भार नहीं आएगा। बहुत सुंदर बात है। दिलीप सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में अनसर्टेनिटी का रोल तो सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन उस अनसर्टेनिटी को मिटिगेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या सजेस्ट करेंगे? उसके लिए सबसे बढ़िया जो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो प्रोडक्ट है जी, और इस समय सर सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट है आप भी जानते होंगे, SIP जी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके जो बेनिफिट है सर, एक तो बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट हो सकती है जी, और टाइम पीरियड कोई लॉक इन नहीं होता है, जितना जब तक चलाना है चलाओ, और बीच में बढ़ाना है बढ़ा दीजिए, बीच में कम करना है कम कर दीजिए। मतलब ये आपकी आय की अनिश्चितता को भी वो कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। SIP से एक बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है और आय की अनिश्चितता भी उससे जो है प्रभावित नहीं होती है। अगर नौकरी छूट गई, आप उतने दिन का पॉज लगा दीजिए, रख लीजिए, पॉज लगा दीजिए। 6 महीने अभी कोरोना के टाइम कई लोगों ने पॉज लगवाए जी, तो और फिर उसके बाद जैसे ही नॉर्मल हुआ पोजीशन, सबने स्टार्ट कर लिया जी। तो SIP एक ऐसा प्रोडक्ट है सर जो आप एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। जी, जी। और अच्छा खासा, अभी पिछले 15 दिन पहले की बात है, एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको कि, और इसकी लोकप्रियता का उदाहरण आप देखो सर कैसी बढ़ रही है। 15 दिन पहले जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था जी, तो मेरी वाइफ का फ़ोन आया, वो बोली कि कुछ फ्रूट्स लेते आना। तो मैं फ्रूट, जनरली एक फ्रूट की दुकान सबकी फिक्स होती है, वहाँ रुके, मैंने बोला भाई दे ये दे। वो जब तक पैक वैक कर रहा था, तो हम लोग सेल्समैन हैं सर, तो अंदर से सेल्समैन का कीड़ा जगता ही रहता है। तो मैंने उससे पूछ लिया, तू बचत क्या करता है? तो वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि मैं बचत तो ऐसा कुछ बहुत नॉलेज नहीं है सर मेरे को, मगर कुछ 8-10 साल पहले एक आए थे आपके जैसे भैया, और अभी आते हैं, वो रेगुलर कस्टमर हैं हमारे, उनने कुछ 1-2 हज़ार की SIP चालू करा दी थी। तो मैंने बोला फिर? तो बोले वो चल रही है, और वो मैं हर साल कुछ ना कुछ, या तो वो बढ़ा देते हैं या मैं फ़ोन करके कहता हूँ कि कुछ इंक्रीमेंट लगा दो इसमें 1,000-2,000, तो वो आज 15,000 की हो गई है। और सर मैं उसकी जो वैल्यूएशन देख रहा हूँ, वैल्यूएशन देखते ही आजकल सभी लोग, आती है रेगुलर स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो देख के ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बचा लिया जी, जी, और मैं रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से जो है निवेश, मतलब अब एक प्रश्न जो है बहुत वैसा आता है कि शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए, बुदौलिया सर, प्रश्न आपसे है
कि शेयर मार्केट में जैसा कि सर ने बताया, दिलीप सर ने, कि सभी की ख्वाहिश रहती है कि पैसा उनका जो है इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ आगे बढ़े। तो ऐसी दशा में इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक किस तरह से सहयोग देती है? बहुत अच्छी बात है अवेयरनेस के लिए। लेकिन थोड़ा सा एक कदम पीछे ले रहा हूँ फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़ के बारे में। जी जी। एक छोटा सा शब्द है, भेड़ चाल में कभी ना पड़ें। जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करें तो भेड़ चाल का फॉलोअप ना करें। और वॉरेन बफेट ने यही कहा था कि जब पूरी दुनिया दौड़ रही है तब आप एक कमरे में चुपचाप बैठ जाइए, और जब मार्केट डाउन होता है तब आप करेंगे तो आप रिच हो जाएंगे, आपका बहुत एप्रिसिएशन होगा। क्योंकि जिस लेवल पे आप एंटर करेंगे वो लेवल ऐसा रहेगा कि वहाँ से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब आती है बात, बैंकों का रोल क्या है शेयर मार्केट के निवेश करने के लिए। बैंक्स का अपना एक म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, और बैंक म्यूचुअल फंड की आपको पूरी सलाह देती है कि आप म्यूचुअल फंड दीजिए, और आपसे पूछती है, उनके जो मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, एक्सपर्ट ऑफिसर्स रहते हैं, वो आपसे पूछेंगे आपकी इनकम क्या है, किस इनकम ग्रुप में आते हैं, कितने फैमिली मेंबर हैं, पूरी डिटेल लेते हैं, मैं ये कहूँगा। और पूरी डिटेल लेने के बाद वो सुझावित करते हैं कि इस सेगमेंट में आप डालिए। लेकिन इससे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमको हमारा एक सुरक्षा चक्र है, उसे कहते हैं KYC कंप्लीशन। KYC कंप्लीशन, जब भी आप बैंक में जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बैंक आपके KYC ज़रूर चेक करेगा, KYC डिटेल्स लेगा, और उसके बाद जो मैंने बताया आपको, वो आपको पोर्टफोलियो बताएगा कि किस पोर्टफोलियो में कौन सा आपको अधिक से अधिक रिटर्न देगा। तो ये KYC बनाने का प्रोसेस क्या होता है बैंक में, वो भी बताएं। और एक प्रश्न और आपसे पूछना है मुझे इसके बाद। अच्छा, थैंक यू। KYC बनाने का प्रोसेस, देखिए KYC क्या है। KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। अब उसको कैसे पहचाने हम कस्टमर को? कस्टमर मेरे सामने आया, उसने अपना नाम बताया, या तो हम पूरा विश्वास कर लें, और पहले जब कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे तो बैंक्स में फ्रॉड हुआ करते थे। फ्रॉड तो आज भी हो रहे हैं, लेकिन तब KYC रिलेटेड फ्रॉड होते थे। तो KYC क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो व्यक्ति की आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करते हैं। उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट कहलाता है आधार, क्योंकि आधार को अब पैन से भी लिंक किया जाता है। तो आधार और पैन आपके सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं। इनमें आपका एड्रेस भी आ जाता है, डेट ऑफ बर्थ, ऑल डिटेल्स, एवरीथिंग सब आ जाएगी। अब जाते हैं KYC कैसे क्रिएट की जाती है। बैंक्स के पास में सिस्टम्स हैं, आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। एक छोटी सी वो होता है जिस पे आप अंगूठा रख सकते हैं, और चूँकि आधार जब बनता है तो आपकी फिंगरप्रिंट्स ली जाती है और आँखों की निशानी ली जाती है। तो वो जब आप अंगूठा रखते हैं अपना, लेडीज़ बाएं हाथ का, जेंट्स दाएं हाथ का, तो जब वो अंगूठा लेडीज़ दाएं हाथ की और जेंट्स बाएं हाथ का, तब उसमें उनका इंप्रेशन आता है और मैसेज आ जाता है ऊपर में, आइडेंटिटी कंफर्म्ड, मतलब KYC कंफर्म्ड। ये प्रोसेस है जी। तो अब दिलीप जी, आप भी संक्षिप्त में मुझे बता दें कि म्यूचुअल फंड और बाकी की चीज़ों में भी KYC बनाना ज़रूरी है, कैसे? जी बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे बैंक में ज़रूरी है वैसे ही म्यूचुअल फंड में ज़रूरी है, और दोनों अलग अलग होती हैं। ये बैंक में आपने KYC करा ली है तो म्यूचुअल फंड में हो गई है, ये एक ही चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। आपको दोनों जगह पे KYC कंप्लीट करनी है। आधार, हमारे म्यूचुअल फंड में भी जो KYC होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो जी, और इसमें मेल ID और मोबाइल नंबर, ये मेनली जो है रिक्वायर्ड रहते हैं। सेबी ने ये भी थोड़ा कंपलसरी कर दिया कि मेल ID, मोबाइल नंबर नॉर्मली सभी के पास है। 99.9% चीजों के माध्यम से KYC बनाई हो जाती है। तो चलते चलते अब हम बुदौलिया साहब आपसे जो है बहुत संक्षिप्त में ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को निवेश से संबंधित क्या सजेशन देंगे? आपने जो मुझे कहा है इस प्रश्न का जवाब देने जी, ये मैं मैसेज ये देना चाहूँगा समस्त दर्शकों को कि आप निवेश करने से पहले अपनी आय को देखिए, अपने परिवार की ज़रूरतों को देखिए, अपनी ज़रूरतों को देखिए, अपने भविष्य के निर्धारण करिए, अपने बच्चों का निर्धारण करिए, और उस हिसाब से स्कीम में निवेश करिए। जी जी। आप लोग हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने जो है आकर के हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी निवेश से संबंधित और उनसे करने के प्रोसेस के संबंधित। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।